ये जो दोस्तों नीचे देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्चा फर्श है, क्योंकि ये जो कैंप है ये बिल्कुल एक गटर के पास में है। वो उस गटर का पानी थोड़े थोड़े टाइम में बरसात में बारिश में ऊपर आता है, तो ये इसकी भराई करते रहते हैं, ईंटें वगैरह कुछ डालते रहते हैं। जस्ट इन परिवार के पास एक रूम है। 15 साल पुराना कैंप है। ये जो भाई हैं फुल मेहनती भाई हैं, लेकिन इस भाई की कमर तोड़ी है इस मेडिकल इशू ने, और इनकी जो ये वीजा की और जो ये पासपोर्ट के रिन्यूअल्स होते हैं। आप देख रहे हो ऐसे घरों में पशु रहते हैं, गाय रहती हैं, भैंसें रहती हैं, ऐसे घरों में पशु रहते हैं। तो आप हमारी हालत देख चुके हैं, टॉयलेट की भी आपने देखी है, बाथरूम की भी आपने देखी है, और घर की भी आप हालत देख रहे हो। ऐसे हम रह रहे हैं। बड़ा कलंक हमारे माथे पे लगा पड़ा है। हम पाकिस्तानी हैं। कहीं हम चले जाएं जॉब के लिए, कहीं भी चले जाएं, वो पूछते हैं कि आप कहाँ से रहे हैं, तो हम बोलते हैं सर पाकिस्तानी है। तो हमारे माथे पे कलंक तो पहले सबसे ये लगा हुआ है। तो हमारे सिटीजन हो जाए, जब ये हमारे माथे का कलंक। लेकिन मेरे को अब परेशानी ये आ रही है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा इनका है। यहाँ से जयपुर जाना, वहाँ 2-3 दिन रुकना, इनकी जांचें करवाना, डॉक्टर की फीसें वहाँ हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, फिर वहाँ से आना, तो कुछ ले दे के मतलब 15-20 हजार रुपये खर्चा है। मदरसों में जैसे मुसलमानों के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उनको इल्म सिखाया जाता है, ऐसे ही वहाँ के स्कूलों में सिखाया जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसे ही वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के स्कूल और मदरसे में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं जाता है, उनकी फुल सपोर्ट की जाती है। लेकिन वहां से यहाँ आके भी हमारी स्थिति अगर ऐसी हुई तो यहाँ से ज्यादा वहाँ हिंदू फंसे पड़े हैं, अपने सिख फंसे पड़े हैं, वहाँ नरक की जिंदगी वहाँ जी रहे हैं। वो कैसे यहाँ आएंगे? वहाँ का जो पासपोर्ट है ना, हाँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उस पर लिखा होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये कंट्री मुसलमानों की है, किसी और धर्म के लिए, किसी और जाति के लिए, किसी और मजहब के लिए या कोई जगह। हमारे सरदार कहाँ है? तो हमारे हिंदू कहाँ है? इस चीज को देखा जाए, इस चीज को सोचा जाए कि वहाँ जो सरदार रह रहे हैं या हिंदू रह रहे हैं, उनकी नरक की जीवन वो जी रहे हैं, उनको भी निकालो, नरक की जीवन से उनको भी निकालने का प्रयास करो। समाज इकट्ठा है, उसका अपीज करा जा रहा है। जो हम हिंदू और सिख समाज इकट्ठा नहीं है तो हमें अपीज नहीं करा जा रहा है। तो हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स को तो चेंज कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इकट्ठा आया जाए। जब 110 करोड़ लोग जब इकट्ठे आकर एक समाज बनाएंगे तो फिर तो अपीजमेंट करके ही आपको वोट मिलेगा ना। आम बात है वहाँ पे हथियार लेके सड़कों पे घूमना, हथियार लेके बंदूकें लेके मार्केट में घूमना, ये तो आम बात है वहाँ पे। रही बात सिंध की भी ऐसी स्थिति है, बच्चों के पास वहाँ हथियार है। वहाँ जो हमारे सरदार है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हम 15 साल यहाँ हो गए, आज टीवी देखते 15 साल हमें हो गए। आज भी किसी सरदार ने 10 सरदार इकट्ठे होकर दिल्ली में रैली नहीं निकाली कि हमारे जितने पाकिस्तान में सरदार है फंसे पड़े उनको निकाला जाए। कहाँ गए हमारे सरदार? क्या हमारी सरदारी सिर्फ नाम को रह गई है, सिर्फ कहने को रह गई? आज लोग क्या कहेंगे हमारा? फिर लोग हमें यहाँ बेइज्जत करके गए, खुद कहते तुम्हारे सरदार कहाँ गए? इससे तो बड़ी बेइज्जती नहीं है। हम मुसलमान वहां भी हो सकते थे ना, हमें वहां लाखों रुपए दिया जा रहा था कि आप मुसलमान हो जाओ। सर आप मुसलमान हो जाओ, वहाँ हिंदुस्तान में आप जाके क्या करोगे? हम अपना धर्म बचा के, अपने बच्चों का धर्म बचा के हम यहाँ आए। हम पे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था, पल्ले कुछ भी नहीं था खाने के। जैसे खा तो पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं, हम भी मांग के काम करके पेट ही भर लिया बस। मेरे घर वाले ने बहुत मेरी मदद करी है, जितनी माँ बाप ने नहीं करी उतनी मेरी सेवा करी है, मदद। जैसे अपने माँ कभी बच्चे को पालता है ऐसे उसने मेरे को पाला है। कोई नहीं, मैं तो बोलती हूँ 7 जन्म तोड़ी, बस यही घर वाले मिले, यही मेरी सास मिले, यही मेरे ससुर मिले, बस यही घर मिले मेरे को, इनके जैसा और कोई भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक सिख परिवार से मिलाता हूं। ये परिवार 2008 में पाकिस्तान से भारत आया था और इनकी जो कंडीशन है दोस्तों वो देखकर लगता नहीं है कि ये 15 साल पहले भारत आए थे, क्योंकि इनकी कंडीशन जो आप हमारे वीडियोज़ में देखते हैं, क्योंकि हम मोस्टली आपसे वनरेबल परिवार जिनको आपकी और हमारी हेल्प की ज़रूरत है उन परिवारों से आपको मिलाते हैं। दोस्तों ये जो परिवार है ये श्री सिंह जी का परिवार है। इस परिवार में इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी है कविता और इनके 2 बच्चे हैं। इस परिवार को दोस्तों जैसे कि आप सारी वीडियोस में देखते हो, पाकिस्तान से जो सिटीजन्स आते हैं, जो पाकिस्तान नेशनल्स आते हैं,
उनको यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई गवर्नमेंटल हेल्प नहीं मिलती। इनको वीज़ा के चक्कर रिन्यूअल उसमें इनके बहुत पैसे जाते हैं। इस परिवार के साथ एक मेडिकल कंडीशन भी है। ये जो बहन है इसकी अभी साल भर पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो इनके उसमें बहुत पैसे जाते हैं। रेगुलर इनके चेकअप्स में, मेडिकल इश्यूज़ में इनके बहुत पैसे खर्चा होता है। ये जो भाई है ये छोटा मोटा केबल का काम करता है, तो इसको नौकरी मिलने में बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों ये जो सिचुएशंस यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख परिवार आ रहे हैं, ये जो परिवार आ रहे हैं, इनकी कुछ भी बेसिक हेल्प भी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। एज ए कंट्री हम इनकी एक बेसिक हेल्प भी नहीं प्रोवाइड करते, ना ही इनको वीज़ा में, ना ही इनकी सिटीजनशिप में। इनके जबकि ये 15 साल पुराना परिवार है, इनकी भी सिटीजनशिप अभी तक नहीं हुई है। और इसमें एक अजीब सा सिनेरियो ये भी है, जो बहन जी है शी इज इंडियन होने के बावजूद भी भाई की अभी तक सिटीजनशिप नहीं हुई है, विच इज़ ए वेरी ऑड। और आप इनका घर देख सकते हैं, खाना ये बेचारे चूल्हे पर बनाते हैं, किसी के पास यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है। और दूसरा दोस्तों, इनका घर मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आइए आप पहले मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ, फिर हम इस परिवार से बात करते हैं। ये जो दोस्तों नीचे देख रहे हैं, ये बिल्कुल कच्चा फर्श है, क्योंकि ये जो कैंप है ये बिल्कुल एक गटर के पास में। वो उस गटर का पानी थोड़ा टाइम में, बरसात में, बारिश में ऊपर आता है, तो ये इसकी भराई करते रहते हैं, ईंटें वगैरह कुछ डालते रहते हैं। जस्ट इन परिवार के पास एक रूम है, 15 साल पुराना कैंप है। ये बेड भी इन्होंने बेचारों ने, किसी ने कोई पुराने बेड दे देते हैं। आप इधर से कंडीशन देखिए, पूरी ये झुग्गी है, इसे मेक शिफ्ट झुग्गी। यहाँ से देखिए पूरा टूटा हुआ ये प्लेट्स हैं, उधर छोटा सा कूलर लगा हुआ है। छत भी ऑल मेक शिफ्ट, छत भी कोई प्रॉपर नहीं है। ये इनके उस तरफ अपना भाई रहता है, तो इसके बीच में ये गत्ता है दोस्तों, ये गत्ते की ये दीवार है, गत्ता पार्टीशन है। यहाँ इन्होंने गुरु महाराजों की फोटो लगा रखी है, छोटा सा मंदिर बना रखा अपना। इधर छोटी सी इनकी टीवी है। जो सारा सामान आप देख रहे हैं, इसी में ये अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों ये जो हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल एक इम्प्रेशन इंडिया में ये भी है कि जो सिख होते हैं, सिख लोग संपन्न होते हैं, पैसे वाले होते हैं। शायद इस करके भी हम बहुत ज़्यादा जो हम सिख परिवारों को देखते हैं या सरदारों को टीवी में देखते हैं, तो हमें लगता है कि सब लोग ही कनाडा जा जाकर बहुत पैसे कमाते हैं। ऐसी बात नहीं है। सिख परिवार भी बहुत गरीब लोग होते हैं। बहुत आप यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, किचन नहीं इनके पास में, कोई प्रॉपर किचन। वॉशरूम दोस्तों, यहाँ पर जो वॉशरूम है, इस ऑल मेकशिफ्ट वॉशरूम, इस दिखाने लायक नहीं है। थोड़े बहुत बर्तन इनके यहाँ, एक ब्रदर इनका यहाँ रहता है, उसके पास भी ऐसा ही पार्टीशन है। तो ये जो भाई हैं, फुल मेहनती भाई हैं, लेकिन इस भाई की कमर तोड़ी है इस मेडिकल इशू ने। और इनकी जो ये वीज़ा की और जो ये पासपोर्ट के रिन्यूअल्स होते हैं। तो आइए इस परिवार से मिलते हैं। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो में बने रहें, बिकॉज इस श्रृंखला में अब वी आर गोइंग टू प्रोवाइड योर हेल्प विद आवर सपोर्ट टू दी सिख फैमिलीज जो पाकिस्तान से आए हैं। बिकॉज क्योंकि आपके और हमारे भरोसे ही ये लोग पाकिस्तान से चले थे। तो जो भी कोई सिख परिवार, सिख भाई बहन, सिख बेटी कोई हमें इस वीडियो को देख रही है पाकिस्तान से, तो हम उसको बताना चाहेंगे कि हम लोग सिख परिवारों के, हिंदू परिवारों को जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत आते हैं, ऐसे परिवारों की मदद करते हैं यहाँ रिहेबिलिटेशन में, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपकी लाइफ किक स्टार्ट हो सके। और ऐसे परिवारों को अब हम कवर कर रहे हैं। तो आई होप यू विल लाइक आवर वर्क द वे वी डू। तो स्टे कनेक्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू दिस फैमिली। स्टे ट्यून्ड। श्री सिंह जी, आप बताओ कि क्या स्टोरी है आपका ये, हम जैसे देखते हैं सारे सिख परिवार सब संपन्न दिखते हैं, हमें यहाँ टीवी पर दिखते हैं, मेजॉरिटी सरदार जो फैमिलीज दिखती है संपन्न दिखती है, सबके पास गाड़ियाँ, स्कूटर। आपका ऐसा खस्ता हाल क्यों है? सर एक तो पाकिस्तान में जो भी सरदार है ना, पेशावर की साइड जो सरदार रह रहे हैं, पेशावर की साइड या कोहट की साइड, उनकी स्थिति अलग है। जो सिंध में रह रहे हैं, सिंधी जो सरदार हैं, उनकी हालत तो ऐसे ही है सर। एक तो वहाँ से दुखी होके आते हैं, ये सोच के आते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, अपने भाइयों का है, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, वो तो अपने ही है, ठीक है, वो कोई बेगाने नहीं है, वो अपने ही है। वो ये सोच के आते हैं कि उन पे हमारा हक है, वहाँ की गवर्नमेंट है वो हमारी सुनेगी, हिंदू भाई हैं वो हमारी सुनेंगे, वो जो जिस थाली में रोटी खा रहे हैं उस थाली में हम छीन के भी खा सकते हैं, इतना तो हमारा हक है, बिल्कुल हमें कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन सर यहाँ आके फिर वो स्थिति हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहायता नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो उस कारण हम भी दुखी हो जाते हैं कि सर हम ये सोचते हैं कि इनसे अच्छे तो फिर वहाँ हम ठीक थे, इनसे अच्छे तो हम वहाँ ठीक थे, क्योंकि वो बगाने तो थे ना, कोई बाहर के बंदे तो थे ना, तो उनसे शिकवा नहीं हम कर सकते। ये तो हमारे अपने लोग हैं जी। हिंदू अपने लोग हैं, सिख अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, लेकिन वो उनमें आर्थिक सहायता उनमें नहीं है, वो नहीं करते। हाँ आते हैं कभी दुख सुख में, कभी आ गए, खड़े हो गए, आके हालचाल पूछ के चले गए, लेकिन वो आर्थिक सहायता जो आप हमारी देख रहे हो, हालत देख रहे हो, ऐसे घरों में आप देखते हो, ऐसे घरों में आप देख रहे हो, ऐसे घरों में पशु रहते हैं, गाय रहती हैं, भैंसें रहती हैं, ऐसे घरों पशु रहते हैं। तो आप हमारी हालत देख चुके हैं, टॉयलेट की भी आपने देखी है, बाथरूम की भी आपने देखी है, और घर की भी आप हालत देख रहे हो। ऐसे हम रह रहे हैं, फिर भी हम मेहनती हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो मेरी वाइफ है, वो लोगों के झूठे बर्तन मांजने जाती है। मैं हूँ केबल का काम करता हूँ, उसमें भी ले दे के 9-1 हजार मेरे को मिलते हैं। वाइफ की कंडीशन ऐसी है, एक साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है। वो भी मैंने कहीं से कर्जा लेके, ब्याज पे पैसे लेके, वो भी जो इन पे मैंने लगाए। अब भी मेरे को लाइफ टाइम तक हर महीने 15 से 20 हजार मेरा खर्चा लगता है इस पे। यहाँ से जयपुर जाना पड़ता है, वहां 2-3 दिन रुकना पड़ता है, तो उस वजह से मेरे को परेशानी है। तो कमाई इतनी है नहीं, आर्थिक सहायता इतनी है नहीं। श्री सिंह जी, आप मेरे को ये बताओ, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने आर्थिक मदद नहीं करी आप लोगों के यहाँ। आपकी जो अपेक्षा थी भारत से या भारत के लोगों से जब आप पाकिस्तान से चले थे, तो उस वैसी अपेक्षा वो आपने देखा नहीं यहाँ पर, वैसा वाला सपोर्ट। तो मेरे को ये, हम जैसे काफ़ी सारे परिवारों से मिलते भी, हमने एक पूरा कैंप कवर करा हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हमारी हैं, पाकिस्तानी हिंदू से मिले हैं। तो मेरे को ये समझाओ कि जैसे इतनी सारी संस्थाएं हैं, हिंदुओं की भी संस्थाएं, सिख संस्थाएं भी इंडिया में बहुत है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है, और सिख समाज संपन्न भी है। तो आप अभी तक 15 साल में आपको किसी संस्था ने किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, कहीं आपको कोई हेल्प प्रोवाइड हुई है अभी तक, आज तक? सर हेल्प हुई है, लेकिन आते हैं 10 किलो आटा दे गए, ठीक है, 5 किलो चीनी दे गए, ठीक है, राशन का सामान दे गए, 2-4 दिन जो चले। फिर वो कहते हैं कि हम खड़े हो जाएंगे, आपके दुख सुख में हम खड़े हैं, आप हमें पुकारो। फिर वो दिखते ही नहीं। मेरा तो मानना ये है, आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है, मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो सरदार होते हैं ना, वो मेहनती होते हैं, बिल्कुल, वो खुददार होते हैं, वो किसी से हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है, वो खुददार होते हैं। मैं तो कोई सरदार भाई संस्था हो, कोई हिंदू की संस्था हो या गवर्नमेंट हो, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा कन्वेंस दिलाया जाए, ऐसा काम धंधे के लिए कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, ताकि कल कोई 5 किलो आटे के लिए, 2 किलो चीनी के लिए, कि किसी और चीज के लिए किसी की सहायता ना मांग सकूं, किसी को बोल ना सकूं। आप मेरे को ये बताओ कि इसमें अभी आप तक दिक्कत क्या आ रही है? आप जैसे 15 साल से आ रखे हो, 15 साल में तो लोगों की स्थिति चेंज हो जाती है। जो मेहनती हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो मेहनत कश लोग अपना कमा दमा कर अपने घर की पोजीशन ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या परेशानी हो रही है इतने सालों से? सर परेशानी हमको तो ये हो रही है, सबसे जो बड़ा कलंक हमारे माथे पे लगा पड़ा है, हम पाकिस्तानी हैं। कहीं हम चले जाएं जॉब के लिए, कहीं भी चले जाएं, वो पूछते हैं कि आप कहाँ से रहे हैं, तो हम बोलते हैं सर पाकिस्तानी हैं। तो हमारे माथे पे कलंक तो पहले सबसे ये लगा हुआ है। तो हमारे सिटीजन हो जाए, जब ये हमारे माथे का कलंक हमारा मिटे, एक तो ये। और दूसरी चीज़ सर ये कि आर्थिक हमारी व्यवस्था ऐसी है नहीं कि बड़ा बिजनेस कर सकें, जिसके बलबूते पे हम खड़े हो सकें, बच्चों का भविष्य बना सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, या आने वाले समय में मतलब चुनौती का हम वो कर सकें। ऐसी वो नहीं है सर। सिटीजन के लिए भी सर हमने यहाँ पता करा
जो वकील है या एडवोकेट जी हैं वही सिटीजन करते हैं। 10 एक हजार रुपये लेते हैं एक फाइल के। ठीक है। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि सिटीजन आप करवाओ कि आपकी सिटीजन होगी, लेकिन 10 एक हजार रुपये लगता है एक बंदे का। तो सर हमारे पास इतनी आर्थिक वो है नहीं सर, आर्थिक मंदी है, उस कारण ये 15 साल हमारे हो गए कमाने के चक्कर में 200-300 रुपये कमाते हैं, रेडी चलाते हैं। कोई कप की रेडी लगाता हूँ मैं, पहले लगाता था, अब मैं वो केबल का काम करता हूँ, तो उसमें 200 से 300 रुपये मिलते हैं। अब 300 रुपये में मैं घर चलाऊंगा या बच्चे पढ़ाऊंगा या आगे भविष्य का कुछ सोचूंगा। अच्छा, मेरे को आप दोस्तों इनकी एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है, आप मेरे को आपकी जो वाइफ की जो प्रॉब्लम हुई है ये पहले सबको समझाओ, क्या दिक्कत हुई है आपकी इसकी? वाइफ की मेरी इनकी हार्ट की सर्जरी हुई है 2022 में अक्टूबर में। ठीक है। अक्टूबर में 2022 में इनकी बाईपास सर्जरी हुई है। तो इनके जो ये इंडियन है, राजस्थान से आते हैं, बिलोंग करते हैं। वहाँ भरतपुर जिला पड़ता है इनका, कामा शहर पड़ता है। तो वहाँ इनकी माता जी रहती है, माता पिताजी रहते हैं। इनका चिरंजीवी कार्ड बना पड़ा है, उस बेस पे इनका मतलब वो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है सर। ठीक है। लेकिन जो ऊपर का खर्चा है सर, क्योंकि घर ही नहीं चल पा रहा, तो ऊपर का ऑपरेशन मैं कहाँ से कर पाऊंगा, ऊपर का खर्चा कहाँ पे कर पाऊंगा। वो भी मैंने कहीं से ब्याज पे पैसा लेके, जान तो बचानी है, जान मैंने बचाई है, लेकिन मैं तो शुक्र परमात्मा का इतना करता हूँ, चलो कर्जा मेरे पे जितना भी है, मैं तो शुक्र परमात्मा का इतना करता हूँ कि बच गए। रिस्क थी, हाई रिस्क थी, लेकिन मेरे को अब परेशानी ये आ रही है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा इनका है। यहाँ से जयपुर जाना, वहाँ 2-3 दिन रुकना, इनकी जांचें करवाना, डॉक्टर की फीसें वहाँ हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हैं, फिर वहाँ से आना, तो कुछ ले दे के मतलब 15-20 हजार रुपये खर्चा है टोटल। तो वो मैं कर नहीं पाता। मैं दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ एडअप करता हूँ। अभी क्या है कि जो ये बहन ये राजस्थान से, इनके पास वहाँ का चिरंजीवी कार्ड है, जैसे समझ लो आप आयुष्मान कार्ड वो स्टेट गवर्नमेंट का है, उस कार्ड के बिना पर इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। सर्जरी में इनका कॉस्ट नहीं गया, लेकिन इनकी हर 15-20 दिन बाद वो जांचें होती हैं। तो ये जो इनका ये इनका डिस्चार्ज समरी है, ये आप देख सकते हैं। तो इनका क्या हुआ है, ये डिस्चार्ज समरी है इनकी। तो ये इनका ऑपरेशन हुआ है, प्रोसीजर जो है मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। तो ये है, कोई डॉक्टर हैं तो वो उसको चीज़ को समझ सकते हैं। तो इनका जो ये हुआ है, ये इनका ऑपरेशन जो हुआ है दोस्तों, उस ऑपरेशन के बाद इस बाई का जो कॉस्ट है हर महीने, जो दवाइयों का है, टेस्टों का है, तो इसको जयपुर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इसका ऑपरेशन फ्री हुआ था। और दिल्ली में इनका कुछ ऐसी, दिल्ली या फरीदाबाद में इनका कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर कि इनका यहाँ पर कोई फ्री इलाज हो सके। तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं, वहाँ जाते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं, फिर वहाँ जांचें वगैरह होती हैं, फिर वापस आते हैं। तो उनका वहाँ पर कॉस्ट खर्चा हो जाता है। और ये इनकी जो बहन को जो दवाइयाँ हैं वो इनको लाइफ टाइम खानी है, लाइफ टाइम दवाई खानी है। इसलिए इनके हर रेगुलर 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीने, 2 महीने बाद रिपोर्ट पर, जैसे रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर नेक्स्ट रिपोर्ट की जो टेस्ट की जांच जो है PTI-NR की, हाँ PTI-NR की वो फाइनल होती है। तो ये इनका एडिशनल कॉस्ट है। जो जैसे आप बहन के चेस्ट का देख रहे हो, ये पूरा इसका वो जो पूरा कटा हुआ है ये पूरा, तो ये पूरा इनका बहन का बस कोई बात नहीं। तो इनका पूरा ये ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। तो ये एक तो बेचारे की वैसे ही आर्थिक कंडीशन खराब, उसके बाद जैसे अब इनका भी, वाइफ का भी खर्चा इन्वॉल्व हो गया। तो लेकिन ये है कि भगवान का शुक्र है कि बहन बच गई और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन अब इनकी मेडिकल कंडीशन है, इसलिए इनको टू एंड फ्रो ये करना पड़ता है। मेरे को ये चीज़ बताओ, जैसे आप मेरे से पहले कह रहे थे कि अगर आपके दिल्ली में या कहीं फरीदाबाद में ये जांच की व्यवस्था हो जाए तो उसमें आपको क्या, कैसे कॉस्ट सेविंग होगी, कैसे पैसे बचेंगे आपके, ये ज़रा समझाओ सबको। सर जैसे मेरी वाइफ को जैसे एक साल हो गया लगभग, तो डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, तो उन्होंने 2-3 बार मेरे को ये चीज़ बोल दी, कहते हैं आप फरीदाबाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो आप यहाँ ना आ करके वहाँ आप कार्डियोलॉजिस्ट हो डॉक्टर, उनको आप दिखा लो, उनमें आपका खर्चा भी बचेगा और आपका आने जाने का जो समय है वो भी आपका बचेगा। तो उन्होंने ये मेरे को समझाया। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को डर तो लगा रहता है, पहली बार ऑपरेशन कराई है, तो मैंने उनको बोला कि सर 1 आध साल तो बीतने दो,
जब फिर देखेंगे, फिर यहाँ का कोई ऐसा भाई हो, कोई बंधु हो, कोई संस्था हो, वो अगर हमारा हाथ पकड़े तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। ये दोस्तों, कोई डॉक्टर, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर डॉक्टर्स भी हैं, कोई डॉक्टर अगर कार्डियोलॉजिस्ट कोई इस चीज़ को देख रहे हो, इस वीडियो को, या आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को जानते हैं, कोई ऐसे हॉस्पिटल को जानते हो जो इनकी हेल्प करे, इनकी ऑपरेशन हो चुका है, इनकी रेगुलर जांच में उसमें इनको कोई रिबेट मिले, और इनको जो दवाइयाँ वगैरह है उसमें अगर कोई ऐसी कोई संस्था है जो दवाइयाँ इनको फ्री में या बहुत डिस्काउंटेड रेट में दे, तो हमें ये इनकी जो डिस्चार्ज समरी है, उनको दवाइयाँ जो खानी, इनकी जो रिपोर्टें हैं वो हम आपको देख सकते हैं। इनका नंबर हम शेयर कर देंगे फिर आपके साथ में। तो इनको उसमें हेल्प चाहिए, बिकॉज ये जो भाई हैं ये पाकिस्तान से इंडिया इसी उम्मीद में आए हैं कि यहाँ पर इनकी हेल्प हो। बाकी काम धंधा अपना मेहनत कर रहे हैं, उसमें हम इनकी थोड़ी बहुत जो इनको हेल्प चाहिए वो ज़रूर करेंगे। लेकिन ये जो मेडिकल जो बर्डन इनके ऊपर पड़ा हुआ है, और क्योंकि इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसके लिए इनको हेल्प चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कोई डॉक्टर हो जो इनको हेल्प करने के सामने आए, बिकॉज ये सिख परिवार है, पाकिस्तान से आया हुआ है, और वैसे ही सिख समाज की और सिख गुरुओं की वैसे ही भारत देश पर उनकी कृपा रही है, और उन्होंने इतने ज़्यादा बलिदान दिए हैं, इतने उन्होंने शहादतें दी हैं पूरे परिवारों ने। तो मैं चाहता हूँ कि सिख परिवार की हेल्प करने के लिए कोई हिंदू समाज सामने आए, इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी थोड़ी सी मेडिकल जो इशू है उसके लिए कोई सपोर्ट हो, उसके लिए हम सामने आए। कोई अगर इनको हेल्प करना चाहे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज वी रियली वांट कि हम इस परिवार की थोड़ी सी इनकी जो ये इनकी कंडीशन है उसको बेटर कर सकें, और इनका जो ये मेडिकल बर्डन है ये इनका कम कर सकें। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इनको श्री सिंह जी के बारे में बताऊं, ये पढ़े लिखे हैं और उन्होंने पढ़ाई पाकिस्तान से करी है। नॉर्मली हम जिन परिवारों से आपको मिलाते हैं वो पाकिस्तान में स्कूल नहीं गए होते, लेकिन ये स्कूल गए हैं। मेरे को श्री सिंह जी आप बताओ, सबको बताओ कि पाकिस्तान में जब आप स्कूल जाते थे तो क्या स्कूलिंग कैसी है वहाँ पर, और क्या एक्सपीरियंसेस है आपके वहाँ पर? पहले तो सर वहाँ का जो पासपोर्ट है ना, हाँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उस पे लिखा होता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाँ, हाँ। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये कंट्री मुसलमानों की है, किसी और धर्म के लिए, किसी और जाति के लिए, किसी और मजहब के लिए या कोई जगह नहीं है। पहली तो ये चीज है। और दूसरी चीज सर, वहाँ जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ की जो किताबें होती हैं, उर्दू की किताबें होती है, मैं उर्दू का लिखा पढ़ा हूँ काफी, उर्दू की जो किताबें हैं उसमें साफ साफ उनके जो मुसलमानों के वो होते हैं, जो मुसलमानों के पैगंबर हैं या मुसलमानों के कलमे हैं या मुसलमानों की हिदायतें हैं, वो साफ साफ उनको पढ़ाई जाती हैं। तो अगर नहीं पढ़े तो मतलब स्कूल में डालते ही नहीं। तो मतलब आपने पढ़ी है वहाँ? हाँ, हमने पढ़ी है वो। मतलब आपको मुसलमान धर्म भी पता है? हाँ जी, मुसलमान धर्म पता है। उनके जो सबसे प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे वो सबसे बड़े थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद साहब थे वो सबसे बड़े थे। तो मतलब कहने का मतलब है वह जो मतलब मदरसों में जैसे मुसलमानों के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उनको इल्म सिखाया जाता है, ऐसे ही वहाँ के स्कूलों में सिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, ऐसे ही वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के स्कूल और मदरसे में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वही मतलब पढ़ाया जाता है। इसीलिए बहुत सारे परिवारों से हम बात करते हैं। हाँ जी। तो वो ये बोलते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर करके ज्यादा करके जो हिंदू होते, सिख होते, वो पढ़ाते ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। हम तो सबसे इंटरेस्ट ये बात कहते हैं, कश्मीर से मुसलमान एक वहाँ जाता है पाकिस्तान, वहाँ मुसलमान उनकी सपोर्ट में सारे खड़े हो जाते हैं। हमारा तो रिक्वेस्ट इतनी है सब भाइयों से, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई किसी धर्म से, हमें कुछ जाति से, हमें किसी धर्म से, हमें किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, कोई जाति से हो। हम तो ये कहते हैं कि कोई आए हमारा हाथ पकड़े, कोई आए हमारा हाथ पकड़े। वहाँ तो यहाँ से मुसलमान जाता है, उनकी फुल सपोर्ट की जाती है, लेकिन वहाँ से यहाँ आके भी हमारी स्थिति अगर ऐसी हुई तो यहाँ से ज्यादा वहाँ हिंदू फंसे पड़े हैं, अपने सिख फंसे पड़े हैं, वहाँ नरक की जिंदगी वहाँ जी रहे हैं। वो कैसे यहाँ आएंगे? उनका फोन आता है हमारे पास, वो कहते हैं कि सर कैसे आप रह रहे हैं, कैसे आपकी वहाँ सहायता हो रही है, कैसे दुख सुख में आपको देखा जा रहा है, कैसे वहाँ प्रशासन आपको देख रही है, कैसे गवर्नमेंट आपको वहाँ देख रही है। तो हम उनको शर्म के मारे ये भी नहीं कह सकते कि सर ऐसे हमें देख रही है। हम वहाँ खुद मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सरदारों के बच्चे जाके लोगों के घर में झूठे बर्तन मांज रहे हैं,
तो मेहनती तो हम खूब है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है या गवर्नमेंट है या कोई भी संस्था है या कोई सिख भाई है, सिखों की कई कमेटियां, उन सबसे हम अपील करना चाहते हैं, सबसे हम ये कहते हैं कि आप कहाँ हो, आप चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, वो अपनी कमाई का 10% या कितने % वो मंदिर में लगाता है, गुरुद्वारे में लगाता है, किसी और चीज में लगाता है, लेकिन असली जो सेवा जो होती है वो इंसानियत की होती है। इंसान के हमारे गुरुदेव महाराज भी कहते हैं, गुरु नानक देव जी, कि असली जो आप सेवा करना चाहते हो ना, आप मेरे मुंह में डालना चाहते हो ना, तो किसी गरीब के मुंह में डालो, 2 रोटी गरीब के मुंह में डालो, वो मेरे मुंह में आएगी, मैं खाऊंगा उसे। तो हमारे सिखों भाइयों से, हिंदू भाइयों से या कोई संस्था है या गवर्नमेंट से, सबसे हमारी यही अपील है, आप हमारा हाथ पकड़ो। आप हमारा हाथ नहीं पकड़ोगे तो हम क्या करेंगे। और कई भाई वहां फंसे पड़े हैं, सिख भाई फंसे पड़े हैं, हिंदू भाई फंसे पड़े, वो नरक की जीवन जी रहे हैं। या हम दिवाली मनाते हैं या हम त्योहार मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, वहां उनकी दुर्दशा क्या हो रही है। हर साल पता नहीं कितने हजारों लड़कियां कन्वर्ट करी जाती हैं, मुस्लिम करी जाती हैं जबरदस्ती। तो ये सारा हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, हिंदू भाइयों से, सिखों भाइयों से, इनसे हम अपील करते हैं कि आप आगे आओ, इस इशू को उठाओ। ये नरक की जीवन हम जो जी रहे हैं, ऐसी जीवनी तो पशु जीते हैं यहाँ पे, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ो। हम मेहरबानी करके हाथ जोड़ के यही आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे को श्री सिंह जी बताओ, एक बात बताओ, जैसे हम दोस्तों ये सुनते हैं कि हिंदू लोग वहाँ पर दिवाली होली नहीं मना सकते, जी जी, लेकिन जब हम ननकाना साहब की वीडियो देखते हैं, जी जी, और पंजाब साहब की भी कुछ वीडियोज आती हैं, तो वहाँ पर सिख गुरुद्वारों में पाठ हो रहा होता है, कीर्तन हो रहा होता है, जी जी, और गुरुपुरब वगैरह कैसे मनाई जाती है वहाँ पर? क्या वहाँ भी ऐसे गुरुपुरब में जैसे हम पर कीर्तन रैलियां निकलती है, वहाँ पर ऐसा होता है क्या? सर वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता। वहाँ दरअसल वहाँ के जो जितने गुरुद्वारे हैं ना, वो यहाँ हिंदुस्तान में तो कमेटियां बनी पड़ी हैं। सिख प्रबंधक कमेटी है, दिल्ली की है, अमृतसर की कमेटी है, या कहीं और की कमेटी है। यहाँ पे वहाँ की कोई कमेटी नहीं है। वहाँ के गुरुद्वारे मंदिर वो वहाँ गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट इस करके चलाती है। वो जितना चढ़ावा आता है, जितना पैसा आता है, कनाडा सरदार बैठे हैं और कई बाहर देशों में बैठे, विदेशों में बैठे, उनका जितना पैसा आता है वो गवर्नमेंट को जाता है, पैसे के चक्कर में वो चलाती है। एक तो ये, दूसरा जैसे हमारे वहाँ पे त्यौहार होते हैं, गुरुपुरब होते हैं या कोई और त्यौहार होते हैं, वो इतनी खुशी से नहीं मनाए जाते जो यहाँ मनाए जाते हैं। यहाँ पे नगर कीर्तन घूमता है, हाँ। गलियों में घूमता है, सड़कों रोडों पे घूमता है, तो वहाँ ये चीज देखने को नहीं मिलती। मैंने पहले भी बोला कि हिंदू और सिखों की वहाँ दुर्दशा खराब है। पिछले 2-3 साल की बात है, ननकाना साहब के कोई ग्रंथी थे, उनकी लड़की थी, वही उठा के ले गए थे, उनको मुसलमान बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे सरदार कहाँ हैं, तो हमारे हिंदू कहाँ हैं। इस चीज को देखा जाए, इस चीज को सोचा जाए कि वहाँ जो सरदार रह रहे हैं या हिंदू रह रहे हैं, उनकी नरक की जीवन वो जी रहे हैं, उनको भी निकालो, नरक की जीवन से उनको भी निकालने का प्रयास करो। एक और बात बताओ श्री चंद जी, आप सॉरी श्री सिंह जी, बहुत अच्छी बातें करी आपने, और ये बिल्कुल एक आई ओपनिंग डिस्कशन है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में और जो विदेश में जो लोग रह रहे हैं, खास तौर से बहुत कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में हिंदुओं की और सिखों की क्या दुर्दशा आप खुद देख रहे हैं। हिंदुओं की तो हमने कवर करी है, अभी हम सिख समाज ही कर रहे हैं, और कितना बुरा हाल है इनका। और जो आप भी 15 साल से यहाँ आए हुए हो, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर पुरजोर पॉलिटिकल लेवल फुल कोशिश करी जा रही है कि हिंदू समाज और सिख समाज को डिवाइड करा जाए। जी, इस करके भी हमने अपना जो संगठन बनाया दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन। हम लोग हिंदूज में, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी डेफिनेशन है, हम सिख, बुद्ध, जैन और सारे हिंदू, कोई जाति नहीं मानते हैं, कोई जाति नहीं, कोई हम सबको इकट्ठा मानते हैं, क्योंकि जो रिलीजियस मैसेज है, चारों धर्मों का जो रिलीजियस मैसेज है वो एक ही है कि अपने आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करो। यही सब, ये गुरु नानक देव जी का भी यही वाक है, यही गीता भी पढ़ाती है, गुरु ग्रंथ भी पढ़ाता है, और बुद्धिस्ट और उनकी फिलोसफी भी यही है कि यही भाई अपने अंदर आत्मा में ही अपना परमात्मा का दर्शन करो, या परमात्मा का वास है। तो मेरे को आप ये बताओ, जो ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेज की चली आ रही थी पॉलिसी कि टूटे रहेंगे
तो कभी भी हम पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। और ये कंडीशन आप देख रहे हैं क्यों? ये इसी पॉलिटिकल डिवाइड के कारण है, जो सोसाइटी को डिवाइड करा जा रहा है। नहीं तो हिंदू संस्थाएं भी आकर यहाँ पर हेल्प कर सकती है। इतनी संस्थाएं हमारे देश में, इतना कुछ करी जा सकता है। एक सोचता है दूसरा करे, दूसरा सोचता तुम नहीं कर रहे, तो पॉलिटिकल डिवाइड है। तो ऐसे लोग जो हिंदू और सिखों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं इतने समय से, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपने भुगता हुआ है, पाकिस्तान में आपने हिंदुओं का हाल भी देखा है, पाकिस्तान में आपने अपना भी सरदारों का भी हाल देखा है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, खासतौर से यूथ को? सर, सबसे बड़ी मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कबीर जी कहते हैं हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में कि चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, सब परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के बच्चे हैं, उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि यहाँ सरदार हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी मतलब हो रिलीजन हो, हम तो यही कहते हैं कि सब मिलजुल के रहें, कोई आपस में न रहें, सब भाई भाई हैं, सब आपस में मिलजुल के रहें। ये पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो तो अपने फायदे के लिए करती हैं, पॉलिटिक्स करती हैं। हम तो यही कहते हैं कि आप ये आपस में न रहें, आपस में भाईचारा बना के रहें। और सरदार हमेशा ही इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि सब एक है, कुदरत के बंदे हम सब हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। कितनी इन्होंने बहुत अच्छी प्यारी बात बोली उन्होंने, और वाकई में ऐसा होना चाहिए। हम संस्थान एज ए हिंदू सम्मान फाउंडेशन, हम भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। थोड़े जो लोग हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, उनका नंबर बहुत कम है। जितनी हम लोगों की पॉपुलेशन है उसका मुझे लगता है फ्रैक्शन ऑफ 1% भी नहीं है। और हम इतने लोग हैं, 110 करोड़ हिंदू समाज है। अगर सिख समाज पता नहीं इस काउंट में आता नहीं आता, मुझे भी नंबर नहीं पता, सिख समाज में पर जोड़े जाते 10-15 करोड़ हम लोग। 110-15 करोड़ लोग जब इकट्ठे होकर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यूनिफॉर्म सोसाइटी फॉर्म करेंगे, तो ये जो इक्का दुक्का परसेंटेज है, जो कोई इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करके डिवाइड करने की कोशिश करता है, ऐसे इतना बड़ा समूह जब इकट्ठा आएगा ना, तो ये इक्का दुक्का परसेंट जो ना, इनको हम बीच में ही क्रम्बल करके ना इनका चूरा बना सकते हैं। हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनकी जो ये थ्योरीज है, क्योंकि पॉलिटिकल डिवाइड है दोस्तों। ये देखो, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो वोट बैंक नहीं है, इनके पास वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए कोई नेता आता नहीं इनके पास में। पाकिस्तानी हिंदू जो है बेचारे वोट बैंक नहीं है, इसलिए उनके पास आता ही नहीं है। हम कश्मीरी हिंदू जो हैं, हम भी वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमारे पास भी कोई नहीं आता। तो इशू यही है, वोट बैंक जिसके पास है उसके पास लोग जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है। जो समाज इकट्ठा है उसका अपीज करा जा रहा है, जो हम हिंदू और सिख समाज इकट्ठा नहीं है तो हमें अपीज नहीं करा जा रहा है। तो हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स को तो चेंज कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इकट्ठा आया जाए। जब 110 करोड़ लोग जब इकट्ठे आकर एक समाज बनाएंगे, तो फिर तो अपीजमेंट करके ही आपको वोट मिलेगा ना। तो दैट इज द थ्योरी वी आर वर्किंग ऑन। हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, हम इकट्ठे आए, हम सरकार के पास, SDM के पास, DM के पास, इनके पास हाथ फैलाने ना जाए। ये सर्विस डिपार्टमेंट्स है, दीज आर पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स। तभी तो कहा जाता है गवर्नमेंट नौकर। गवर्नमेंट नौकर क्यों कहा जाता दोस्तों? इसलिए नहीं कहा जाता है कि गवर्नमेंट का वो नौकर है, वो पब्लिक का नौकर है, इसीलिए पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट से ये। तो अभी तो यहाँ पर हमारे से देश का सिस्टम ऐसा है कि पब्लिक ही जाकर नौकर बनकर खड़ी रहती है लाइनों में कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में। ये है हमारे देश का सिस्टम। इस सिस्टम को कैसे बदलेंगे? हम कोई एजिटेशन करके नहीं बदल सकते, हम कोई पॉलिटिकल रैलीज करके नहीं, क्योंकि हमारा संस्थान इज नॉट पॉलिटिकल। लेकिन अगर हमारा समाज इकट्ठा होकर यूनिफॉर्म सोसाइटी फॉर्म करता है, तो ये जो सारा सिस्टम है, क्योंकि वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ सेइंग कि जो सारा जो डेमोक्रेसी में एवरीथिंग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इज सबसर्विएंट टू पब्लिक विल। पब्लिक की जो विल है उसकी सबसर्विएंट है। तो पब्लिक इकट्ठी आ जाएगी तो भाई फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स ही होती है। तो बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वी वांट प्रोग्रेसिव इंडिया, वी वांट प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, एंड वी वांट प्रोग्रेसिव सोसाइटीज जो इस अपीजमेंट के सिस्टम से उठकर एक ऐसा एक सिस्टम बनाएं जो जहां पर हम एक डेवलपमेंट की बात करें, अपने देश को बिल्कुल अपना एक US और चाइना और ऐसे कंट्रीज के टक्कर की बात करें, ना कि हम एक दूसरे को डिवाइड करें। तो जो लोग हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वर्क अगेंस्ट देयर विशेस, बिकॉज हम लोग
यूनिफॉर्म होकर एक सोसाइटी फॉर्म करने की प्लान हमारा है और हमारी कोशिश है। इसी क्रम में हम इन परिवारों को सामने ला रहे हैं। आपने इनकी कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली और कितना उन्होंने समझाया अच्छे से कि गुरु नानक जी के वाक भी और उन्होंने कबीर जी के वाक जो अंकित गुरु ग्रंथ साहब हैं, इन्होंने बताया कि सब भाई इस परमात्मा के सारे अंश जो है, परमात्मा का अंश है, हर इंसान में, हर जीव में है। हम तो, हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जड़ अवस्था में भी परमात्मा का वास है। जड़ मतलब जैसे लकड़ी, पत्थर, ये पेड़ पौधे, पहाड़, इस जड़ अवस्था में भी, जड़ अवस्था में इनमें परमात्मा का वास था। तो हमारे जो है चेतन अवस्था है। तो इसीलिए इसी क्रम में हम लोग दोस्तों इनको कवर कर रहे हैं। तो इन्से और थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इस वीडियो को क्लोज करना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। जैसे कि इस जगह पे हमें नगर निगम के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने बिठाया। उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने बोला बेटा, मैं अकेला अफसर ऐसा हूँ जो आपको बिठा रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह मैं दे रहा हूँ, तो आप ऐसे करना, एक और एक कितने होते हैं? पहले तो उन्होंने हमें सवाल पूछा, कहते एक और कितने होते हैं? तो हम तो इतनी समझ नहीं, हमने बोला सर 2 होते हैं। कहते नहीं बेटा, 2 नहीं हो तो 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं। चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी मजहब से हो, आपने सिर्फ क्या करना है, जो यहाँ बंदा है उनसे आपने कुछ नहीं मांगना। उनको सिर्फ ये कहना है कि आप 4 बंदे इकट्ठे होकर सिर्फ प्रशासन से इतना पूछो, सर इनके लिए क्या किया? जो हमारे हिंदू भाई आए या सरदार भाई आए, इनके लिए आपने क्या किया? फिर अपने आप गवर्नमेंट खड़ी हो जाएगी, गवर्नमेंट को डंडा हो जाएगा, अपने आप खड़ी वो हो जाएगी, आपकी सब सहायता करेगी। तो जितने यहाँ के सरदार हैं या हिंदू हैं, उनसे मेरी अपील भी यही है कि जो भाई हैं, उनसे हमें पैसा नहीं चाहिए, उनसे हमें आटा नहीं चाहिए, उनसे हमें कोई और सहायता नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि वो एक और एक 11 होते हैं, वो सब में मिले, मिलजुल के आए, मिलजुल के फिर प्रशासन से या गवर्नमेंट से उनसे फिर अपील कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि सर ये जो हिंदू आए हुए हैं या सिख भाई आए, इनके लिए आपने क्या किया, इनके लिए कुछ किया जाए, तब जाके आपका कुछ होगा। और यहाँ कई संस्थाएं ऐसी हिंदू आई, हमने उनको बोला भी ये चीज कि सर आप हमारे लिए कुछ मत करो, आप हमें मत कुछ दो, सिर्फ आप ये काम करो। फिर वो उन्होंने बोला कि सर फिर आप कुछ चाहते नहीं तो फिर क्या चाहते हैं सर? हमने कहा सर सिर्फ हम ये चाहते हैं, आप हमारे आगे हो, आप हमारा हाथ पकड़े, 4 बंदे इकट्ठे हो जाओ, प्रशासन से आप पूछो कि ये सरदार भाई आए हुए, इनके लिए आपने क्या किया। फिर वो प्रशासन आपको अपने आप जवाब देगी, वो अपने आप वो काम करेगी। तो मेरा तो सर यही मानना है कि चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, वो इकट्ठे हों और हमारा हाथ पकड़े। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मैं इन्हीं से पूछता हूँ, अब आप आसान शब्दों में, जी हमें सब लोग देश विदेश से लोग देखते हैं, जी आसान शब्दों में आप लोगों को बता, अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे जी, तो आपकी क्या हेल्प चाहिए आपको? सर जैसे पहले भी मैंने बोला, जैसे मेरी वाइफ की ऑपरेशन हुई रखी है, मेरी आर्थिक सहायता वो नहीं है, स्थिति नहीं है कमाने की इतनी। ठीक है, आज की डेट में अगर कहीं जॉब कर लो, फर्स्ट टाइम जॉब, पहली बात तो हमारे माथे पे कलंक लगा पड़ा, सिटीजन हमारी है नहीं, हम पाकिस्तानी है, वो तो जॉब पे लगाते नहीं। और दूसरी बात, कोई लगा भी ले, का दुक्का लगा भी ले तो 8-9 हजार से ज्यादा देगा नहीं। तो आज की डेट में आपको भी पता है, 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, 15 से 20 हजार रुपये खर्चा है इसका इलाज का, वो कहाँ से पूरा कर पाऊंगा मैं? तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट थी, या तो मेरे को ई रिक्शा जो है बैटरी वाला, वो मेरे को दिलाया जाए, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। ई रिक्शा ही क्यों चाहिए आपको? ई रिक्शा सर ऐसा है कि जैसे माल ढोने वाला होता है ना ई रिक्शा, वो वाला सर। अच्छा, वो वाला चाहिए? हाँ, लोड कैरियर वाला ई रिक्शा? हाँ, लोड वाला। उसमें क्या कमाई कर लोगे फिर आप? उसमें यहाँ पे फरीदाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कहीं ना कहीं लगा के मतलब सामान ढोना इधर से उधर, तो उसमें कुछ कर लेंगे। उसमें फिर कितनी कमाई कर लोगे आप दिन में? उसमें सर अगर 1000 रुपये कमाई हो जाए फिर भी सर गुजारा हो जाएगा घर का। ठीक है दोस्तों, हम लोग, क्योंकि हम वी आर इनटू डिस्कशन विद सो मेनी फैक्ट्रीज अबाउट दिस थिंग, बट इनका भी अच्छी डिमांड है, क्योंकि फरीदाबाद में ई रिक्शा की कॉस्ट इज कम। इफ एनीबडी वांट्स टू हेल्प हिम विद द ई रिक्शा, लोड कैरियर वाला ई रिक्शा, प्लीज कम फॉरवर्ड, ताकि इस भाई की थोड़ी आर्थिक कंडीशन ठीक हो सके और इन बहन का जो इनके जो मेडिकल कॉस्ट है वो ये कवर कर सके। अब मेरे को थोड़ा सा ना आप पाकिस्तान की स्टोरी समझाओ जी। जैसे हिंदूज के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ ये तो हमने कवर करा हुआ है। जी जी जी। सरदारों का क्या एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में और सरदारों की कम्युनिटी कहाँ स्टैंड करती है पाकिस्तान में, ये जरा लोगों को समझाओ। अब क्या कंडीशन है वहां पर, क्या से तंग करा जा रहा है, क्या क्या चीजें हुई हैं, थोड़ी बहुत जो पुरानी चीजें हुई वो बताओ अब जरा। सर पाकिस्तान में
सबसे बड़ी जो कम्युनिटी जो सरदार की है वो पिशावर की साइड रहती है। वो पिशावर की साइड उनको काबली बोला जाता है, पठान बोला जाता है उनको, वो उस साइड रहती है। उसी साइड गुरुद्वारा पड़ जाता है, पंजाब साहिब पड़ जाता है, ननकाना साहिब पंजाब में पड़ता है अपना, तो उसी साइड पड़ता है। और जो सिंधी सरदार हैं वो सिंध में रहते हैं, वो सिंध में रहते हैं। तो जैसे कि आपको भी पता है जो पिशावर में या बन्नों घाट में जितने भी सरदार रहते थे वो लगभग कई तो मार दिए गए, कुछ उनमें से थे वो निकल के यहाँ आए, अपनी जान बचा के आए, और कुछ वहाँ है जो गुरुद्वारे की संभाल कर रहे हैं अभी तक। अपने जन्म स्थान है बाबा जी का, बाबा नानक जी का, उसके कारण वो आ नहीं पा रहे हैं। तो उनकी स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत। अब पिछली बार ही 15 महीने 2 महीने की बात है, सरदार को वहाँ जो पठान थे, मुसलमान थे, तालिबान थे, वो उन्होंने आके दुकान पे ही मार दिया गया। 2-3 गोली उनको मारी, दुकान पे मार दिया गया, दूसरे सरदार को मारा गया। तो आए दिन वहाँ तो ये चीज होती रहती है, ये चीज आम बात है। वहाँ पे हथियार लेके सड़कों पे घूमना, हथियार लेके बंदूकें लेके मार्केट में घूमना, ये तो आम बात है वहाँ पे। रही बात सिंध की भी ऐसी स्थिति है, बच्चों के पास वहाँ हथियार है। वहाँ जो हमारे सरदार हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ पे गुरुद्वारे में वो जैसे यहाँ पे खुले वो कर पाते हैं, अपने त्यौहार मना पाते हैं, जैसे यहाँ खुले रह रहे हैं अपने मर्जी से, वो वहाँ नहीं है, छूट नहीं है। चाहे हिंदू हो चाहे सरदार हो, किसी के लिए नहीं है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे जो बाहर जो खास तौर से कनाडा वाले सरदार आजकल बहुत शोर मचाते हैं, इंडिया के खिलाफ बहुत बुराई बोलते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं हिंदुओं को भी, कि जैसे मतलब ब्लेम ही कर रहे होते हैं। जी। वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बोलते। उनको क्या बोलना चाहोगे कि भाई आप तो पाकिस्तान से आ रखे हो? और वो जैसे हमने एक सिख परिवार की एक वीडियो बताई थी, बहुत सारे कमेंट उसमें आते हैं कि भाई ये तो एजेंट है, तो नकली, ऐसा नहीं है वहाँ पर। जी। मतलब वो जुठला रहे हैं कि भाई ये तो आदमी गलत है, ये सरदार ही नहीं है। जी। तो अब उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो पहले तो सरदार जी को ये बोलना चाहूंगा कि हमारे गुरु महाराज थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज थे, उन्होंने धर्म के लिए अपना उनका सरबंश था, वो सब कुर्बान कर दिया उन्होंने। कोई जाति धर्म उन्होंने देखा नहीं, एक तो ये बात। और दूसरी बात, उनको भी पता ये है नहीं, ये नहीं है कि ये पता नहीं है। जो राजनीति कर रहे हैं, चाहे सरदारों की चाहे किसी कौम का, जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति करेगा, जो इंसानियत की सोचेगा वो ही सोचेगा उस चीज को। उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने हमारे हिंदू भाई या सिख भाई, मैं यही नहीं कहता कि सिख भाई पाकिस्तान में, हिंदू भाई या सिख भाई वहां जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी स्थिति खराब है। आप भी जागो, खड़े होकर सरकार से मांग करो, गवर्नमेंट से मांग करो, आपकी अच्छी गवर्नमेंट भी सुनेगी। 4 सरदार इकट्ठे होकर गवर्नमेंट से मांग करो कि हमारे जितने सिख हैं या हिंदू वहां बसे पड़े उनको निकाला जाए कृपया। उनके साथ दुर्दशा वहां हो रही है, हर साल पता नहीं कितने बच्चियों के साथ वहां पे रेप किया जाता है, उनका धर्म कन्वर्ट कराया जाता है। खास करके मैं सरदारों से कहना चाहता हूँ, सरदार है इतना हल्ला मचा रहे हैं, विदेशों में बैठ के हल्ला मचा रहे हैं, कभी अपना धर्म भी तो देखो भैया, कभी अपने सरदार भी तो देखो। जाके पाकिस्तान में कितनी कैसे दुर्दशा हो रही है। यहाँ के सरदार उनसे जो यहाँ लोकल सरदार है उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें यहाँ 15 साल हो गए, कभी हमें भी यहाँ आके देखो, उसमें हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप लोगों की होती है। लोग ये बोलते हैं, कई लोग हमें बोल के गए कि आपके सरदार कहाँ है। आप तो 10, 15, 20 घर हो ना, कोई ज्यादा तो नहीं हो। फरीदाबाद में 10, 15, 20 घर हो ना सरदारों के, कोई ऐसा तो है नहीं कि 1000, 2000 घर है को उनके सरदार कर नहीं पा रहे। तो हम ये कहते हैं कि वो सरदार है कहाँ। लोगों के लिए तो हम हल्ला मचाएंगे कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें वो कर दो, लेकिन जो अपनी कौम है, अपनी कौमियत है, अपने सरदार हैं, अपनी इंसानियत, वो हम भूल गए, उस चीज को हम देखते ही नहीं है। तो कृपया करके मेरा इतना कहना है सरदार भाइयों से कि मेरा इतना ही कहना है कि पाकिस्तान में जो सरदारों पे जुल्म हो रहा है, कृपया उनको देखो। कृपया हम यहाँ आए हुए 15 साल से आए हुए, हम नरक की जीवन जी रहे हैं। हमारे लेटरिन बाथरूम में आप देखो, हमारे घर के हालात आप देखो, बच्चों की शिक्षा के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, कमाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, सिटीजन हमारे पास नहीं है। हमारे घर में 2-3 मरीज है, हमारे पापा है वो हार्ट के पेशेंट है, और वाइफ है उनकी ऑपरेशन हो रखी है, दूसरी बहन है उसको किसी और चीज की परेशानी है। तो हमें तो सर लेते कि सब चीज की परेशानी है। तो आप लोग कहाँ हो? आप लोग सरदारों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस चीज को सुने, इस चीज को देखें, इस चीज को आगे देखें, ताकि हमारी कौमियत की बेइज्जती ना हो इस चीज की। हाँ, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं,
आज तक हमने सरदार, हम 15 साल यहाँ हो गए, आज टीवी देखते 15 साल हमें हो गए, आज भी किसी सरदार ने 10 सरदार इकट्ठे होकर दिल्ली में रैली नहीं निकाली कि हमारे जितने पाकिस्तान में सरदार है फंसे पड़े उनको निकाला जाए। कहाँ गए हमारे सरदार? क्या हमारी सरदारी सिर्फ नाम को रह गई है, सिर्फ कहने को रह गई? आज लोग क्या कहेंगे हमारा? फिर लोग हमें यहाँ बेइज्जत करके गए, खुद कहते तुम्हारे सरदार कहाँ गए? इससे तो बड़ी बेइज्जती नहीं है, हमारे सरदार है कहाँ? तो कृपया कह के हम यही कहना चाहते हैं उनसे, वो कृपया समझे इस चीज को कि उनको भी पता है, वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, उनको भी पता है कि किसी गरीब की मदद करना वो बाबा नानक की मदद करना होता है, उनको भी पता है। तो वहाँ हिंदू या सिख फंसे पड़े, उनकी कृपया करके उनको निकाला जाए। गवर्नमेंट से वो अपील करें, यहाँ आए, मैं अपना नंबर दूंगा अब वीडियो में, यहाँ आए, यहाँ देखें, यहाँ देख के हमारी हालत आप देखें, आप हमारी हालत देखें। जब तो आपको पता लगेगा ना कि ये ऐसे रह रहे हैं 15 सालों से, इनकी ये दुर्दशा है। सरदारों की जो लड़कियां हैं, सरदारों की लड़कियां, वो लोगों के घर में जा रहे हैं, झूठे बर्तन मांजने जा रही हैं। हमको सोचना चाहिए ना, हम मुसलमान वहां भी हो सकते थे ना, हमें वहां लाखों रुपए दिया जा रहा था कि आप मुसलमान हो जाओ। सर आप मुसलमान हो जाओ, वहां हिंदुस्तान में आप जाके क्या करोगे? हम अपना धर्म बचा के, अपने बच्चों का धर्म बचा के हम यहाँ आए, तो हम किस लिए आए? अपना धर्म के लिए आए ना। तो कृपया करके वो सरदार इस चीज को देखें, बड़ी बड़ी बातें मत करें, नारे मत लगाएं, जुलूस मत निकालें, बड़ी बड़ी बातें करने में कुछ नहीं है। कृपया आके यहाँ एक बार देखें आप। दोस्तों कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। मैसेज तो सारे समाज के लिए दिया, और मेरी तरफ से मैसेज सिर्फ सरदार कम्युनिटी के लिए नहीं है, मेरी तरफ से मैसेज सारे हिंदू समाज के लिए। और हिंदू समाज में हम हिंदू सम्मान फाउंडेशन सरदार, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदूज को है, कोई कास्ट नहीं हम मानते, सब समाज को है। सिख समाज ने, सिख गुरुओं ने, हम लोग बहुत बार डिस्कशन करते हैं कि इन्होंने इतना सैक्रिफाइस दिया है। दोस्तों हमारी अपने जीवन में, खास तौर से हिंदू सम्मान फाउंडेशन के दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में 500 साल बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया धर्म को बचाने के लिए, 500 साल, वैसे भी सरदार कम्युनिटी जो है दानी है, मांगती ही नहीं है, 500 साल बाद भगवान की आशीर्वाद से हमें ये अवसर मिला है, या इनकी मजबूरी कह सकते हैं आप, हमें यह अवसर मिला है कि हम उनका कुछ ऋण जो गुरु महाराजों ने अपने जीवन का बलिदान देकर, अपने परिवार के जीवन का, अपने शिष्यों का, अपनी तपस्या का बलिदान देकर धर्म को बचाया और भारत को बचाया है, भारत को भारत रहने दिया है, इसको इस्लामी राष्ट्र होने से रोका है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सामने आए और इन परिवारों का जो हम पर जो ऋण है, जो गुरु महाराजों का ऋण है, मैं नहीं समझता, हम नहीं बोलते दोस्तों कि वो सिख गुरुज हैं, वो हमारे भी गुरुज हैं, वो जितने इनके हैं उतने ही पूजनीय हमारे भी हैं, जो इनके हैं जितने उतने हमारे, और ये भी हमारे हैं। तो पहली बार जीवन में, आपके जीवन में एक ऐसा अवसर मिला है कि हम सिख समाज का कुछ ऋण उतारें, ऐसे परिवारों को हेल्प करके हम लोग वो कुछ ऋण उतार सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन के जो सारे डोनर्स हैं इकट्ठे होकर सिख परिवारों की जो पाकिस्तान से इनकी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। एक ऐसी डिप्लोमेसी चल रही है देश और दुनिया में कि सिख समाज और हिंदू समाज को डिवाइड करा जाए, उस डिप्लोमेसी पर बिल्कुल तलवार गिरेगी, वो डिप्लोमेसी क्रम्बल हो जाएगी और इन परिवारों को भी अपनापन फील होगा, क्योंकि उसी अपनेपन की चाह में तो ये लोग यहाँ आए हैं। तो डिप्लोमेसी को अगर साइड करा जाए, आई थिंक वी एज ए इंडियन शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प दीज फैमिलीज। और इस परिवार की कोई मदद करना चाहता, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। एंड जो डोनर्स हमें कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कीप कंट्रीब्यूटिंग बिकॉज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन वी आर एबल टू हेल्प दीज फैमिलीज। और जब हम इन परिवारों की हेल्प करेंगे तभी हमारा समाज इकट्ठा आएगा। और इनका तो वैसे ही हम पर ऋण है, इनके सर पर जो दस्तार है वो हम पर ऋण है दोस्तों, वो दस्तार इज ऋण फॉर हमारे समाज के लिए। और हमारे समाज को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा भी कोई सिख परिवार, कोई ऐसी सिख बहन परेशान ना हो और उसको कोई भी दुख तकलीफ और हम सामने आए, एज ए हिंदू समाज हम सामने आए। और इनकी जो ये थोड़ी बहुत इनकी हल्की फुल्की ज्यादा कंडीशन खराब नहीं है, इनको फाइनेंशियल बर्डन है, मेडिकल इश्यूज है, तो उसके लिए हम सामने आए। प्लीज कम फॉरवर्ड। डिस्कशन सीरियस हो गया, ज्यादा पॉलिटिकल हो गया श्री भाई के साथ में बात करके। अब हम थोड़ा बहन से बात करते हैं, बहन से थोड़ा लाइटर मोड में डिस्कशन को ले आते हैं। पहले तो बहन जी आप ये बताओ, आप इंडियन हो और ये भाई पाकिस्तानी, आपने इनसे शादी कैसे कर ली?
ऐसे भी है, जैसे मेरी नानी है, उनकी जैसे रिश्तेदार पाकिस्तान में है। हाँ मेरी नानी के जैसे रिश्तेदार मम्मी पापा वहीं के हैं, मेरी नानी के। ठीक है। तो उनकी जैसे मम्मी है, तो उनको जैसे दोस्त थे, पता नहीं क्या थे, रिश्तेदारी में थे। जी। तो मेरी नानी जैसे यहाँ पे आई, ये जैसे यहाँ पे आ गए पाकिस्तान से, तो मेरी नानी को पता चला कि मेरी जैसे दोस्त के रिश्तेदार आए हुए, जैसे बहन जैसे बेटियां आए हुए, तो इसलिए मेरी नानी समझ के यहाँ पे आ गई। इनसे मिले, बहुत बातें की उनने। फिर इनको देखा, मेरी नानी ने इनको देखा, बहुत दिन से रिश्ता जैसे कह रहे थे। मैं तो बहुत छोटी थी जब, तो मेरे को पता नहीं था। रे बड़े हो गए। फिर मेरी नानी ने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे दोस्त की जैसे, मेरे दोस्त पाकिस्तान में थे, उनके जैसे बच्चे आए हुए, तो उनका लड़का है जैसे पाकिस्तान से आए हुए, उनका एक रिश्ता है तेरे लिए। तो मम्मी कह रही हाँ बता दो, मेरे को दिखा दो। वैसे हमारे घर में हमारी नानी की चलती है, बड़ी नानी है। पापा डेट हो रखा है, पापा छोटे छोटे थे, हम पापा तो गुजर गए, भाई है 2 छोटे छोटे। फिर मेरी नानी ने इनको देखा कजाया, फिर बातचीत होगी, फिर शादी वादी कर दी हमारी। वैसे इंडिया जितना बहू को अच्छा नहीं रखता जितना ये लोग मेरे को बहुत अच्छे रखते। मेरी बड़ी दीदी है, उनका भी ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हो रखा है, बड़ी मेरी शादी। मेरी बड़ी दीदी ने गुर्दा निकाला और उनको जैसे घर वाले को दिया है, बड़ी दीदी ने। उनका भी अब से 2 बच्चे। मेरी जैसे हालत ऐसी होगी, ना घर का काम होया करता, ना बर्तन मांजा करती, कुछ भी नहीं करा करती, सारा मेरी सास ही करा करती। पर ऐसे इंडिया लोग इतने जैसे बहू को नहीं रखते। जैसे हमारी बिरादरी में ही मैं बोलती हूँ, जैसे हमारी बिरादरी में इतनी बहू को अच्छी नहीं रखते जितने ये लोग अच्छी रखते हैं। अब मेरे 2-2.5 साल हो गए मेरे को जैसे सास की प्रॉब्लम थी, तो मैं काम करा करती, जब भी मेरे को साथ चढ़ा करता, रोटी बना करती, जब भी मेरे को साथ चढ़ा करता, झाड़ू दिया करती, जब भी कपड़े वपड़े सारे मेरी सास ही धोआ करती। छोटा बच्चा था, उसको मैं उठा नहीं सकती थी, इतना साथ चढ़ा करता, जो यहाँ से लेके वहाँ थोड़ी नहीं चलती। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। पर मेरे को जो साथ दिया वो मेरा घर वाला है, जिसने मेरी साथ बहुत दी। जैसे माँ बाप की तरह जैसे बच्चे पालते, जैसे मेरे को इसने पाला है, बहुत साथ दिया। हम पे हाथ में 1 रुपया भी नहीं था, पल्ले कुछ भी नहीं था खाने के। जैसे खा तो पेट तो कुत्ते भी भर लेते हैं, हम भी मांग के काम करके पेट ही भर लिया। पर मेरे को जो मेरे साथ होया ऐसा, तो मेरे घर वाला जहाँ नहीं वहाँ पे गया। किसी पे जैसे इलाज मेरा 2-3 बार हॉस्पिटल जैसे दिखाया, चेक करवाया, उसमें जैसे कुछ भी नहीं बताया, उनने कुछ भी नहीं बताया। और एक जैसे भले आदमी ने उनने भी कह दी जयपुर आ जाओ, जयपुर आ जाओ, तो तुमको जैसे सहायता के लिए जयपुर आ जाओ, तो मैं हॉस्पिटल दिखा दूंगा, उनमें तुम चेक करवा लेना। यहाँ फिरदाबाद में मैंने बहुत हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत 1-2 साल हो गए मेरी दवाई लेते लेते, कुछ भी नहीं बताया। फिर वहाँ पे जयपुर गए, जयपुर में चेक वेक करवाया हमने, तो वो बताई। तो वैसे उनने बोला कि 1-1.5 महीने में इनका ऑपरेशन हो जाए, वो ठीक है। वैसे बिना ऑपरेशन से ये ठीक नहीं हो सकती। फिर मेरा छोटा लड़का था, वो दूध पिया करता मेरा, तो मैंने कहा मम्मी मैं आपसे ऑपरेशन करवाऊंगी तो बच्चा कहाँ जाएगा, 6 महीने को तो बच्चे को दूध पिलाने दे, वो भी नहीं। फिर मेरी सास ने क्या, बेटी कोई बात नहीं है, तेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो तेरे बच्चे तू चल, जब तू ही नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे पालेगी। जब मेरी सास ने वैसे बच्चे को जैसे ऊपर वाला दूध लगाया, 2-3 महीने जैसे दूर रखा मैंने उसको, जैसे अपने करीब नहीं आना दिया। वैसे अपना करीब आता तो वो दूध पीता, मम्मी को देख के रोता, इसलिए 2-3 महीने में मेरी सास को दे दिया वो लड़का छोटा वाला। मैं मेरी माँ के पास चली गई, बच्चे का चल दिमाग से हट ही जाए मम्मी है या नहीं है। फिर इनको जैसे तकलीफ होने लगी मेरे को ज्यादा ही, तो इनको मम्मी ने फोन किया कि मेरी लड़की बहुत ठीक नहीं है। जाते जाते यहाँ से लेके वहाँ पे बाथरूम करने गई, वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई। मेरी मम्मी का सांस ही निकल गया कि ये लड़की को क्या हो गया। वहाँ से उठाया, फिर जयपुर आया, जयपुर आके मेरा घर वाला
मेरी सास, फिर हम, मेरी बड़ी दीदी, मेरी मम्मी, वो आए वहाँ पे आके 1-2 महीना जैसे इलाज करवाया मेरा, दवाई रखी, दवाई खिलाई, जो टीके वीके मरवाए वो, फिर उनसे भी ठीक नहीं होया तो उनने चल ऑपरेशन का कह दिया उनको, ऑपरेशन भी का ठीक नहीं होएगा ये लड़की, तो वहाँ पे ऑपरेशन करा तो जीने का उम्मीद ही छोड़ दिया था मैंने। मेरे बच्चे से मिलने का मैंने ऐसे नहीं सोचा मैं बच्चे को मिल भी सकूंगी या नहीं मिल सकूंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे को लेके जा रहे ऑपरेशन करने के लिए, मेरे 2 बच्चे सामने आ रहे, मैंने जीना ही छोड़ दिया। पर मालिक की दया, इतना बचाने वाला बचा ही लेता है। फिर मेरे बच्चे को मैं 5, 9, 10 दिन हॉस्पिटल में रही, 10 दिन हॉस्पिटल में रही, मैंने बाहर आया, मेरे बच्चे को मिला। पर ये उम्मीद है बस मेरे को ठीक हो गई, वही उम्मीद बहुत है। बस मेरे घर वाले ने बहुत मेरी मदद करी है, जितनी माँ बाप ने नहीं करी मदद करी, उतनी मेरी बहुत मेरी सेवा करी है, मदद। जैसे अपने माँ कभी बच्चे को पालता है ऐसे उसने मेरे को पाला है। कोई नहीं। बस मैं तो बोलती हूँ 7 जन्म तोड़ी, बस यही घर वाले मिले, यही मेरी सास मिले, यही मेरे ससुर मिले, बस यही घर मिले मेरे को, इनके जैसा और कोई भी नहीं है, बस यही उम्मीद है। दोस्तों मैंने इनको इसलिए चुप नहीं कराया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इनकी इमोशंस देखिए दोस्तों। हम जब ऐसी फैमिली से मिलते हैं या ऐसी फैमिली से आपको मिलाते हैं तो तब आपको पता लगता है कि जो हम सुनते हैं या देखते हैं टीवी पे असल ज़िंदगी में क्या हकीकत है। और ये सारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। जैसे हमारी सोसाइटी, जो इंडिया की सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो गई है, या मॉडर्न ये कह सकते हैं कि मिनिस्क्यूल हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी दोस्तों अभी भी बॉन्डेड है। सास और माँ में बहुत कम अंतर है। जैसे ये बहन ने बताया, मेडिकल कंडीशन थी बहू की, लेकिन फिर भी सास ने कोऑपरेट करा, हस्बैंड ने कोऑपरेट करा, दोनों पति पत्नी बहुत एक दूसरे से, आप देख सकते हैं कितने क्लोजली बॉन्डेड हैं। वो रो रही थी तो इनकी आंख में आंसू आ गए। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है। मैं ज़्यादा क्या बात करनी, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा संस्थान ही ऐसे परिवारों की हेल्प करता है। मैं चाहता हूँ आपको सामने आए, इनकी हेल्प करें, इस बहन के लिए हम थोड़ी मुस्कुराहट लेकर आ सकें, इस भाई के लिए हम थोड़ा सा और मुस्कुराहट लेकर आ सकें। और ये भाई की हेल्प करना मैं समझता हूँ सारे हिंदू समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने जीवन में आप अगर गुरु तेग बहादुर महाराज की जो शहादत है या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शहादत है, उन्होंने जो अपना तपस्या का बलिदान दिया वो अलग, उन्होंने जो अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का बलिदान दिया वो अलग। उस बलिदान के एवज में अगर हम इनकी मदद करके उस ऋण को, वो तो पूरा मेरू पर्वत जितना ऋण है, उसका हम थोड़ा सा कतरा भी एक अगर हम चुका सके तो मैं समझता हूँ आपको और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हम आपके साथ और ऐसे सिख परिवारों की स्टोरीज लेते आते रहेंगे। और जो ये समाज या जो ऐसा पॉलिटिकल डिवाइड जो हिंदू और सिख समाज को करने की कोशिश हो रही है, हम उस पॉलिटिकल डिवाइड पर तलवार मारेंगे, उसको काटेंगे, ताकि हमारा जो समाज है, हमारे देश का समाज इकट्ठा होकर आए, और तभी हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा और हम डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की ओर जाएंगे। और इनके लिए हम इकट्ठी वीज़ा की, सिटीजनशिप की और इनके जो घर की इश्यूज है, इनके लिए इकट्ठी हम लड़ाई कर पाएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज ज्वाइन। इफ यू आर ए सिख or if you are a Hindu, we don't differentiate between Hindu and Sikh, but just for sake of understanding I am telling you, अगर आप कोई भी हैं, अपने आप धर्म से, देश से प्यार करते हैं, सोसाइटी से प्यार करते हैं, प्लीज हमें ज्वाइन करें, प्लीज हमें सपोर्ट करें, प्लीज कंट्रीब्यूट करें, मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।